करीबन 20, 25, 30 साल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है एक तरह से राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री का। क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ? पर मुझे राजस्थान सरकार से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जब आप ये कहते हो कि राजस्थान में शूट होनी चाहिए, तो भाई राजस्थानी जो निर्माता या डायरेक्टर है उसको आप लोकेशन क्यों नहीं देते हो फ्री में। मैं तो एक बात कहता हूँ कि राजस्थानी सिनेमा का जब तक राजस्थानी कलाकार या राजस्थानी फिल्म से जुड़े हुए लोगों में ईगो जब तक नहीं हटेगा ना, ईगो, तब तक राजस्थानी सिनेमा का विकास हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो भी अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में जो यूट्यूबर है बहुत सारे हैं, फेमस भी बहुत है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। क्या ये राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं? और हमारे राजस्थान इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि चाहे काम दो नहीं किए होंगे, ईगो इतना भरा पड़ा है कि अरे बाप रे बाप। पन्या जी मेरे बहुत मतलब करीब जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त हमारे तो डंके पूज रहे थे, ये नए नए आए थे। गवर्नमेंट का कितना क्या सपोर्ट है? अपने जो राजस्थान की लैंग्वेज है वो भी एक इश्यू है क्या? अरे बड़ी, इधर सोता उधर सोता ऊपर सोता नीचे सोता बहन। ए बहन जी, ओ बहन जी, आय हाय टीटी बाबू क्या है। तमाशा लीला धारी का रे, तमाशा लीला धारी का, पाणीर बरसो बेहद ना का, टूट्या नारी का रे, तमाशा लीला धारी का। राम राम जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में स्वागत है। अब तक आपने यूट्यूबर्स देखे, टिकटॉकर्स देखे, इंस्टाग्राम वाले देखे, लेकिन आज हमारे साथ राजस्थानी सिनेमा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, जाने माने कलाकार और बहुत ही पुराने वरिष्ठ कलाकार आज हमारे साथ हैं। तो उनका मैं बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। तो आपका उग्रसेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रोहित जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से मतलब क्या कहूँ, मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ बिल्कुल क्योंकि मेरे बिल्कुल। बेटे के बराबर है। आपने मुझे आज यहाँ अपने पॉडकास्ट पे बुला के मैं बहुत आज खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताओ, कैसे हो आप? मैं झकास, मस्त, एक नंबर। एक नंबर। हाँ। तो आप मेरे को ये बताओ, आप अपने बारे में परिचय दे दो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को। सवाल आपने ऐसा किया कि मुझे करीब कम से कम 55 साल बैक में जाना पड़ेगा। मेरी उस समय एज रही होगी करीब 7-8 साल, और अभी मैं 18 साल का हूँ। अब अच्छा। आप ये मत पूछना 18 साल का कैसे हुआ। 68 साल, उसमें से 50% गया तो 18 ही रह गया ना। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। अभी आपके सामने 18 साल का बैठा हूँ, ठीक है। तो करीब मैं जब 7-8 साल का था तो मुझे बचपन के अंदर जो स्कूल के अंदर बाल सभाएं हुआ करती थी, तो बाल सभाओं के अंदर मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। और उसी समय हमारे मोहल्ले के अंदर हम बच्चे लोग रामलीला भी करते थे। तो उस समय जो मुझे अभिनय का कीड़ा काटा, ये करीब बात रही होगी 65 के आसपास की, 1965 के आसपास की, उस समय की बात है। तो जो अभिनय का कीड़ा मुझे उस समय काटा वो आज तक मुझे काट काट ही ही रहा रहा है छोड़ ही नहीं रहा है। और तो क्या बताऊं, मतलब बहुत लंबी यात्रा है अभिनय की, तो बहुत लंबी यात्रा है। आपने जो अभिनय की यात्रा आप बता रहे हो, कैसे शुरू करी, कब शुरू करी? सन 1966 में एक स्कूल की तरफ से संस्कृत का ड्रामा हुआ था जिसका मुझे आज तक नाम याद है, और जो करेक्टर किया वो मुझे याद है। उसका नाम था रघोदान वीरता, और उसमें मैंने करेक्टर किया था कुबेर का, जो राजा भगवान के जो धनपति होते हम्म। हैं उनका रोल किया था। तो उसके बाद में मैं धीरे धीरे ड्रामे करने लगा, फिर रविंद्र मंच पे जुड़ गया मैं। तो आपने ये जो अभिनय सीखा वो कहाँ से सीखा? मैं रोहित जी करीब 20 साल तक मैंने थिएटर किया। उसमें मेरे साथ काफ़ी जो डायरेक्टर थे उस वक्त जिनका मुझे सहयोग मिला, उनके अंदर जैसे आपके अजय चौधरी जी थे, राम साहेब पारिक जी थे, आपके मुरारलाल महर्षि जी थे चूरू के, और जैसे इलियास बेचैन थे। काफ़ी सारे नाम हैं मेरे जहन के अंदर जिनके साथ मैंने काफ़ी शो किए
स्टेज पे ड्रामे किए काफ़ी, और अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दौर मेरा गुज़रा। उसी समय मुझे अचानक चूरू के एक मुरारीलाल महर्षि जी मिले। तो वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थानी डांस के प्रोग्राम किया करते थे। तो उनके साथ मैंने, हिंदुस्तान का ऐसा कोई महानगर नहीं बचा जहाँ हमने राजस्थानी प्रोग्राम नहीं किए, बेसिकली डांस के। तो अभी हम बात कर रहे थे राजस्थानी फ़िल्मों में आपका सफ़र, जी। तो वहाँ तक कैसे आए आप? राजस्थानी फ़िल्मों का सफ़र आज से वही उसी दौर की बात है, जब ये दौर चल रहा था। राजस्थान में महिलाओं में तो सबसे प्रसिद्ध रही है नीलू जी, हुँ, कोई दो राय नहीं। और मेरी निगाह में क्या, पूरे राजस्थान की निगाह में अगर राजस्थानी मेल आर्टिस्ट कोई रहा है तो वो मोहन कटारिया जी रहे हैं, नंबर 1, जिनका जलवा ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो 30 साल पहले उन्होंने दूरदर्शन पे बहुत सारे उनके सीरियल आए, जैसे बोलाराम, लहरियो, सतरंगी लहरियो, और बहुत सारे उनके साथ मैंने सीरियल किए। जीण माता, जिसके प्रोड्यूसर भी बहुत ही राजस्थान के नामचीन बीजेपी के नेता रहे हैं। और इस तरह से मेरी, मतलब दूरदर्शन पे भी काफ़ी मेरे प्रोग्राम चलते रहे। उसी दौरान एक दिल की दिल में रह गई, जो दीपक गुप्ता जी ने बनाई, इरावत पिक्चर्स के मालिक थे वो। तो उसमें भी मेरा, मतलब फर्स्ट वो ऐसा सीरियल था जो कॉमर्शियल बेस राजस्थान दूरदर्शन का था, उसमें मैंने काम किया। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं इसके बीच में। दरअसल मैं बेसिकली शुरू-शुरू के अंदर जब इस लाइन में आया, तो जब बच्चा था तो मैं बनना चाहता था सिंगर। और अच्छा। साथ में मेरा अभिनय का कीड़ा भी चला, तो पता नहीं क्या गाड़ी घूमी कि मैं सिंगर की जगह, मतलब एक्टिंग फील्ड में आ गया, और चल निकला, मेरी कहानी चल निकली। तो एक गाना आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, करीब बिल्कुल। सन 1965 या 66 के अंदर नाहरी का नाका टूटा था। अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल का, 50 साल का होगा, उसको मालूम है कि जयपुर के अंदर नाहरी का नाका, जो शास्त्री नगर जो है, उसका पहले नाहरी का नाका बोलते थे। वहाँ नाहर डोलते थे, बिल्कुल टीबे वगैरह थे। तो उस समय रामलीला हुआ करती थी। तो वहाँ रामलीला के अंदर आज से वो 55 साल पहले का एक गाना मुझे अभी तक याद है, मारवाड़ी में है। वो पुराने लोग सार सबको जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा। उसकी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तमाशा लीलाधारी का रे, तमाशा लीलाधारी का, पाणिर बरसो बेहद नाका टूट्या नारी का रे, तमाशा लीलाधारी का। दग 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 पाणिर चालो भयो एक को भायो, दग 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 पाणिर चालो भयो एक को भायो, जाने कटे से छप्पर पे चलकर गजानंद के आयो, होश गुम हुआ पुजारी का रे, होश गुम हुआ पुजारी का, पाणिर बरसो बेहद नाका टूट्या नारी का। और चारा नाको एक गधेड़ो बेचे छाकुमार, चारा नाको एक गधेड़ो बेचे छाकुमार, और शीत मात की माटिर आगी, चांद पोड़ बाजार फूट गया, कर्म खुमारी का रे, फूट गया कर्म खुमारी का। बहुत इस अच्छे, तरह बहुत अच्छे। की कुछ यादें हैं। ये देखो, आज से करीब मैंने 55 साल पहले रामलीला में ये गाना सुना, और वो मुझे आज तक कंठस्थ याद है। अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे आपने बहुत से सीरियल बताए, आपका कोई ऐसा सीरियल जो बहुत फेमस हुआ उस टाइम पे, प्रचलित हुआ हो? देखो, वो था लहरियो, मोहन कटारिया जी का लहरियो सीरियल था। तो उसके उसमें मेरा नाम था उजाड़ सिंह। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार मुझे बस के अंदर उस वक़्त, मतलब मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। यानी आपके पिताजी या आपके दादाजी, वो उनको मैं खाली बताऊँगा ना मैं कौन हूँ, तो वो खट से पहचान जाएँ, "अरे यार! आप हो क्या? वो हमने तो आपको देखा दूरदर्शन।" क्योंकि पहले सिर्फ़ वीक के अंदर मंगलवार को एक ही सीरियल आता था शाम के टाइम पे, लहरियो, सतरंगी लहरियो, 30 मार खां, इस तरह के जो सीरियल थे मोहन कटारिया के बनाए हुए। तो उस समय मतलब मैं इतना राजस्थान में पॉपुलर हो गया था, उजाड़ सिंह के नाम से, हर कोई, "अरे! उजाड़ सिंह।" वो बिल्कुल नंगा बदन, और बस खाली धोती, और कुछ बिल्कुल मरियल सा। मैं अभी तो आपको फिर भी मैं अष्ट-पुष्ट दिख रहा हूँ।
मेरा वेट उस वक़्त 50 किलो भी नहीं हुआ करता था। तो वो एक अलग ही करैक्टर बड़ा उसको करने में बड़ा मज़ा आया और अपनी पहचान बनाई पूरे राजस्थान में। मतलब जिस समय किसी को फ़िल्मों में काम नहीं मिलता था, सीरियलों में काम नहीं मिलता था, मैं धाँप के काम कर रहा था उस समय। धाँप के बिल्कुल, बिल्कुल फुल बिज़ी रहा रहता था मैं। और कोई राजस्थानी फ़िल्म जिसमें आपने काम करा हो? राजस्थानी तो करीब 10 फ़िल्में की हैं मैंने। जैसे शुरू के अंदर पहली फ़िल्म जो मैंने की आज से 35 साल करीब, वो डिग्गीपुरी का राजा थी मेरी। ऐसे करके करीब फ़ीचर फ़िल्में मैंने लगभग 10 फ़िल्में की हैं, जिसमें राजेंद्र गुप्ता की नानी बाई को मायरो, राजेंद्र गुप्ता जी ने बनाई नानी बाई को मायरो, उसमें मैंने काम किया। पंडित जी का रोल बहुत अच्छा उसमें है मेरा। इस तरह से और भी 10 फ़िल्में हैं मेरी, टोटल मिला के फ़ीचर फ़िल्में 10 की हैं मैंने। और बाकी हिंदी भी 2-3 फ़िल्में की हैं मैंने। युगांधर है। बॉलीवुड के अंदर भी आपने काम करा क्या? हाँ, बॉलीवुड की 2 फ़िल्में की ना मैंने उस समय। और छोटे रोल मिला करते थे उस वो एक अच्छा, ऐसा दौर था कि मेरी शुरुआत थी फ़िल्मों की, तो मैंने उस समय छोटे रोल मिले। किन-किन अभिनेताओं के साथ आपने काम करा? अभिनेताओं में तो जैसे सबसे ऊपर तो नाम लूँ तो जैसे नीलू जी के साथ भी मैंने काम किया, मोनिका टारिया जी के साथ भी काम किया, आपके क्षितिज कुमार जी के साथ भी काम किया, एक बच्चा है अनमोल उसके साथ भी मैंने काम किया। इस तरह से काम तो मतलब गिनाने आऊँ तो फिर वही अपना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, मोटा-मोटा काफ़ी मतलब राजस्थान में तो करीब-करीब सभी के साथ काम किया। उस दरमियान किस-किस का सहयोग मिला आपको परिवार का या सहयोग जहाँ तक मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा सहयोग तो मुझे अपने घर से मिला। अब बीच में मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैं यहाँ से जैतपुरा से करीब 25-20 एक किलोमीटर पे सामुद ग्राम है, वहीं से हम लोग निकले हुए हैं। अच्छा मेरे पिताजी सामोद के हो हाँ, आप? सामुद से निकले हुए हैं। तो मेरे पिताजी भी जो मेरे में जो कला दिखी है, मेरे पिताजी भी बहुत तगड़े कलाकार थे। वो बचपन में जब उनकी 10-12 साल की उम्र थी, तो वो हारमोनियम गले में टाँग के और मतलब जैसे नुक्ता प्रथा के खिलाफ भजन गाते, गले में हारमोनियम टाँग के। सामोद में पुराने जो 70-80 साल के लोग होंगे, वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम राम सुखजी तंवर था। वो सामोद वाले के नाम से वो आगे टाइटल लिखते हैं सामोद वाले। तो बहुत तगड़े कलाकार थे वो भी। अच्छा परिवार के हाँ, परिवार के सहयोग बारे की हाँ, बात हो रही हाँ। थी। परिवार का सहयोग मुझे मेरे घर के अंदर मेरी धर्मपत्नी ललिता जी अभी करीब 1.5 साल पहले ही मेरा साथ छोड़ के गई है। उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं अभी भी सुबह उठ के जब तक उनसे 1 मिनट तक बात नहीं कर लेता उनकी फ़ोटो से, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता आज भी। मतलब वो मेरे दिल के अंदर इतनी समाई हुई है। और मेरी 3 बेटियाँ हैं, वो बेटियाँ क्या है कि मतलब शब्द नहीं है मेरी बेटियों के लिए, मेरे दामादों के लिए, उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया कि जो अभी ये मैं ड्रेस भी पहन के बैठा हूँ, ये मेरी बेटियों ने दी है। ये जो सोने की अंगूठी पहन के बैठा हूँ, ये मेरी बेटियों ने दी है। ये जो चैन है मेरे गले के अंदर, ये भी बेटियों ने। मतलब वो उनका इतना स्नेह रहता है, इतना प्यार रहता है अपने पापा से, क्योंकि बेटी का अपने पापा से मतलब मेरी निगाह के अंदर किसी भी फीमेल को का हीरो सबसे पहले उसके पापा होते हैं, बिल्कुल। मेरी निगाह में। तो इस तरह से एक मेरा बेटा है मुकेश और पुत्रवधू है संगीता, 3 मेरी पोतियाँ हैं। तो बेटे के लिए तो यही कहूँगा कि वो अब तक मुझे 5 बार 4 धाम यात्रा करा चुका और 7 बार करीब 7-8 बार वो हरिद्वार ले जाके जिंदा नहीं लाके लाता। जबकि इस युग के अंदर जब किसी घर में तीये की बैठक होती है तो झगड़ा ये होता है, तू जाना यार, मैं पीछे रहूँगा यार, पीछे कोई काम है, ये है वो। इस तरह से माथापड़ियाँ होती हैं। मतलब वो बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब फूल पटकने के लिए भी लोग लड़ते हैं कि नहीं यार तू चले जा, तू चले जा। ऐसे दौर में मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। और पुत्रवधू मेरी इतनी मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि वो अपनी बच्चों को बाद में खाना देती है, सबसे पहले मुझे खाना खिलाती है। मेरे को एक चीज़ जाननी थी जैसे जो भी अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में जो यूट्यूबर बहुत सारे हैं, फेमस भी बहुत है, बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं। तो क्या ये राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखो एक एक चीज़ बताऊँ आपको कि अभी करीब 3 साल पहले मैं आपके भी संपर्क में आया उसी समय, जब रोशन जब बिल्कुल। फूला है।
मतलब वो मुझे वो बच्चा, या आप सभी, चाहे रोशन हो, चाहे लक्की हो, चाहे दीपक हो, चाहे आप हो या शंकर है, या जो भी अपनी टीम है यहाँ की जैतपुरा की यूट्यूबरों की, जिसमें कजोड़ काका हो, कजोड़ हो, काका हो, या उनकी पूरी टीम, उनकी वो बिटिया है, क्या नाम है उसका, नेहा। नेहा। मतलब इनका मैं यूँ समझता हूँ कि ये मेरे घर के मेंबर की तरह मैं मानता हूँ इनको। जैसे बिल्कुल आधी रात को ये सभी मेरे लिए यूँ कह के रखते हैं कि आप तो आदेश कर देना, जब भी जो काम होगा हम बिल्कुल आपके लिए आधी रात को तैयार हैं, पूरी टीम। और जिसमें विशेषकर फूलिया, रोशन, वो तो मेरे दिल में बसता है, क्योंकि उसने करीब पिछले 3 साल के अंदर करीब 5 एक तो बड़ी फ़िल्में बनाई, जिसमें मुझे बड़ा रोल दिया उसने, और उसके अलावा करीब 50 फ़िल्में उसने शॉर्ट फ़िल्में बनाई मेरे लिए, जो आप सभी ने देखी है। और तू तो बच्चा अपना है ही क्या। तो अ, आपका सवाल ये था कि क्या राजस्थानी सिनेमा को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं? 101% बढ़ा सकते हैं। कारण है, मैंने एक चीज़ देखी है कि यूट्यूबर में ईगो नहीं है, ईगो। बिल्कुल वो काम करवाते हैं बड़ा एक अपनापन लेके, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से डेली काम करते हैं। और हमारे राजस्थान इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि चाहे काम 2 नहीं किए होंगे, 4 नहीं किए होंगे, ईगो इतना भरा पड़ा है कि अरे बाप रे बाप! और उस ईगो का मैं जस्ट अभी बहुत बड़ा शिकार हुआ हूँ मैं। इस समय मैं जो थोड़ा-सा शिकार हुआ हूँ, उस ईगो का ही शिकार हुआ हूँ मैं, अभी इन दिनों। कैसे? नहीं सर। पर्सनल है। अच्छा। कीजिए, ये जो यूट्यूबर है, ये थोड़ा-सा कोशिश करे। हाँ, बस ये कि कॉम्बिनेशन इनको बनाना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस होल्डर जो इंडस्ट्री के, राजस्थान इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनमें ईगो नहीं है, आप समझना। और उसको आपको पहचानना पड़ेगा व्यक्ति को, कि वो बात करने से पता पड़ जाएगा आपको। जैसे आज हम 3 साल से एक-दूसरे को जानते हैं, तो आज आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया, बिल्कुल। तो ऐसे कौन बुलाता है किसी को? तो कुछ तो बात आपने है। देखा होगा, आपने भाई चलो अंकल को बुलाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल था। जी। वो ऐसा था कि जैसे एक टाइम था जब अपनी राजस्थान इंडस्ट्री, मूवीज बहुत अच्छी थी, हुँ। म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड तक थी अपनी। लेकिन अभी करीबन 20, 25, 30 साल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है एक तरह से राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री। इसके पीछे कारण है। इसका क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी ये जो मल्टीप्लेक्स बन गए ना बहुत ज़्यादा, और एक जो मोबाइल बन गया, मोबाइल में हर आदमी को दुनिया भर की सारी चीज़ें दिख जाती है। टाइम नहीं है थिएटर पहुँचने का। मैंने वो दौर देखा है, हालाँकि इसके पीछे कुछ हमारे भी रीज़न रहे हैं कि राजस्थान इंडस्ट्री क्यों नहीं उठ पा रही है, क्यों नहीं म्यूज़िक यहाँ का चल पा रहा, उसके पीछे लॉजिक भी है। करीब मैं पीछे जाऊँ 40-45 साल पहले, सुपरस्टार वीरनी आई थी, हम्म। तो मान प्रकाश के अंदर लगी थी। तो गाँव से भर-भर के ट्रैक्टर भर-भर के आते थे, और हमने आँखों से देखा है कि सिक्के 1-1 पैसे, 2-2 पैसे के सिक्के जेबों में भर के लाते थे और पर्दे के ऊपर फेंकते थे। वो मैंने अपनी आँखों से देखा। फ़िल्म के टिकट ब्लैक के अंदर होते थे। आज ब्लैक शब्द है ही नहीं। हम्म। ऑनलाइन आप टिकट बुक करवा लेते हो। हमारे को, मैंने 30 पैसे में फ़िल्म देखी है, राम प्रकाश सिनेमा में। 30 नए पैसे में फ़िल्म देखी है मैंने। हमने वो दौर भी देखा, और फ़िल्में धमाके से चलती थी उस वक़्त। जो जो म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया था उस समय, क्योंकि म्यूज़िक देने वाले भी अच्छे थे और गाने एक से एक थे। उस वक़्त जो नखराड़ो देवरियो भाई पर जादूगर को, या सुपात्र वीरनी के अलावा आपके ननद भौजाई के थे एक से एक गाने, या जितनी उस दौर में जो आज से जो, मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, आज से 30 साल पहले तक ही फ़िल्में चली है राजस्थानी। पिछले 30 साल के बाद में कोई राजस्थानी फ़िल्म न तो चली, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लागत भी नहीं निकाली। और इसका सबसे बड़ा कारण, एक और कारण है, देखो फ़िल्में क्यों नहीं चलती हैं। अभी क्या एक एक बहुत बड़ी एक बेईमानी हो रही है।
बेईमानी ये हो रही है कि कोई भी आदमी राजस्थानी फिल्म बनाता है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज सबसे पहले आती है, सब्सिडी। सब्सिडी राज्य सरकार से मिलने की। और सबसे मजे की बात यह है कि वहां से ढंग से मिलती भी नहीं है, राजस्थान सरकार देती भी नहीं है। और नाम मात्र के जो उनके टच के लोग हैं, या जिनकी अप्रोच है, या चमचागिरी कुछ भी कह लो, वो लोग बिल्कुल। अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, वहीं चक्कर काटते हैं। आपके सचिवालय के अंदर ही जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डेली उनको देख लो, और वो बस सब्सिडी के लिए लगभग व्यक्ति फिल्में बनाता है। तो न तो वो स्टोरी बढ़िया होती है उनकी, न म्यूजिक इतना बढ़िया होता। हाँ, कुछ फिल्में हैं जिनका म्यूजिक भी था, सब कुछ था, पर उसके पीछे रीजन यही रहा कि दर्शक जब तक उनके कानों में अच्छा संगीत नहीं बजेगा, पहले संगीत की वजह से दर्शक थिएटर में आता था। क्योंकि पहले हमें मालूम है कि आपने भी, क्या पता, आपकी तो उम्र कम है, हमने देखा कि रिक्शा के अंदर, टैक्सी के अंदर माइक सेट लगा के वो गाने बजते थे, दोनों तरफ वो पोस्टर लगते थे। बिल्कुल। हमने बहुत देखा हमने तो। और तो मतलब जब तक अच्छी कहानी, अच्छा म्यूजिक, अच्छी कास्टिंग, अच्छा, एक एक बेईमानी और हो रही है कि कोई भी राजस्थानी फिल्म बनाता है तो बेटे को हीरो ले लेगा, बेटी को हीरोइन ले लेगा, कोई दोस्त है उसको ले लेगा, कोई फाइनेंसर है उसको रोल। अरे यार, कलाकार को भी ले लो यार। नेपोटिज्म हो रहा है। हाँ, कलाकार को भी ले लो, तो कलाकार को लेते नहीं लोग। इसमें इंडस्ट्री का थोड़ा लॉस हो रहा है हर तरह से। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसा करते हैं, है कुछ लोग कि जो अच्छा काम भी करते हैं, पर अब वो थोड़े से सब, मतलब राजस्थानी सिनेमा का भला तो हो नहीं सकता ना, जब तक कि सब लोग मिलके। हालांकि कुछ एक डायरेक्टर्स हैं अभी जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे लखविंदर जी है, वो रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, पंजाब से चल के आए हैं राजस्थान में, और राजस्थानी सिनेमा के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ, काम पिछले दिनों अनमोल ने भी किया है, पर ठीक है, जो भी। जैसे आपने बताया कि म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक तो सही बनता, पहले तो सही था ना, फिर वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खराब हो गया सब कुछ? देखो, पहले जो म्यूजिक बनता था ना, उसमें हारमोनियम, तबला, ढोलक, सारंगी, ये बेसिकली ये चार पांच वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। आजकल क्या हो गया, ये सारी चीजें, वो मशीन आती है, हम्म। ऑर्गन, वो क्या बोलते हैं उसको, हारमोनियम की जगह वो आ गया ना। अब नाम तो खैर नहीं हाँ, पता। वो वो तो उसमें सारी चीजें। और एक एक बेईमानी ये और हो गई कि म्यूजिशियन को बुलाते ही नहीं है, स्टूडियो में बैठते हैं और जो कुछ म्यूजिक उसमें से निकाल लेते हैं। अरे भाई, जब तक म्यूजिशियन स्टूडियो में आके नहीं भेजेगा, बैठेगा, नहीं बजाएगा, तब तक फिल्म का गाना बढ़िया कैसे बनेगा। अभी ये बदमाशी ज़्यादा चल रही इन दिनों। मैं बीते दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बीते दिनों में बाकायदा म्यूजिशियन बैठता था, म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करता था। अब वो नाम मात्र का काम हो गया म्यूजिक का, कि बस वो अकेला जो ऑर्गन लेके बैठ जाता है और बस कर लेता अपना। तो इससे भी थोड़ा राजस्थान इंडस्ट्री को लॉस हुआ है। अच्छा, एक सवाल और था, वो ऐसा था कि अपने जो राजस्थान की लैंग्वेज है, हाँ। वो भी एक इश्यू है क्या? हाँ, देखो, क्या है कि जोधपुर वाला अपनी भाषा में बनाएगा, इधर आपके शेखावाटी में शेखावाटी अपने हिसाब से बनाएगा। अगर कोई ढूंढाड़ी वाला है तो वो सोच लेता है मैं ढूंढाड़ी में बनाऊँ, हम जयपुर वाले, या जैसे, मतलब अलग अलग, मतलब यहाँ राजस्थान में हर 10 कोस पे ऐसा कहते हैं पुराने हमारे कि बोली बदल जाती है। तो अभी तक यहाँ का कोई ग्रामर ही नहीं है राजस्थानी भाषा का, और जब तक कोई ग्रामर नहीं हो तब तक उस भाषा को मान्यता भी नहीं मिलेगी। हालांकि कोशिश चल रही है मान्यता के लिए, पर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई तुम बताओ तो सही, तुम्हारा ग्रामर क्या है, किस भाषा को हम मान्यता दें, बिल्कुल बिल्कुल। जोधपुर वाले को दें, जयपुर वाले को दें, शेखावाटी वाले को देवें, या कोटा वाले को देवें, या जैसलमेर वाले को देवें, किसको देवें। तो यहाँ सरकार भी अपनी जगह सही है,
तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो राजस्थानी भाषा के जानकार है, नाम तो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उनका पहल बहुत अच्छी चल रही है। इसमें हमारे सुरेश मुदगल जी भी लगे हुए हैं, तो मैं इनको सभी को साधुवाद देता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ, राजस्थानी सिनेमा का जब तक राजस्थानी कलाकार या राजस्थानी फिल्म से जुड़े हुए लोगों में ईगो जब तक नहीं हटेगा ना, ईगो, तब तक राजस्थानी सिनेमा का विकास हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो जैसे आपने फ़िल्म की बात करी, तो मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि कैसे थिएटर में कैसे लगती है फ़िल्म? थिएटर के अंदर देखो, अ, हिंदी फिल्म तो क्या है, परसेंटेज पे लग जाती है थिएटर में, थिएटर हमेशा खाली रहता है। राजस्थानी सिनेमा वाले को थिएटर ये कहता है कि आप तो एक वीक चलानी है आपको, तो एक वीक का जो टोटल भाड़ा है ना, वो एडवांस में दे दो हमें। कारण है कि अगर हम परसेंटेज पे लगाएंगे तो आपके तो 10 टिकट ही नहीं बिकेंगे, तो हम कैसे हमारा भाड़ा निकालेंगे। तो आज की तारीख के अंदर जो भी फिल्म लगती है राजस्थानी, उसको एडवांस के अंदर अपना भाड़ा पूरा देना पड़ता है थिएटर वाले को। और राजस्थानी सिनेमा पे लगभग इस समय कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं रखता। अब वो अलग बात है, इक्के दुक्के हैं जो जानकारी या कुछ भी करके वो अपना एडजस्टमेंट बैठा के कर लेते हैं, पर अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फिल्में राजस्थानी सिनेमा कमाई के दौर में गुजर रहा हो। बस कोशिश जरूर करें। देखो, ये बात मानूंगा कि अभी पूरा राजस्थान के काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, कम से कम मेरी निगाह के अंदर कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो राजस्थानी सिनेमा बनाने जा रहे हैं। कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि एक ठहरे हुए पानी में वो कंकर मार रहे हैं कि चलो सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। वो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का कितना क्या सपोर्ट है? देखो, राजस्थानी सिनेमा के मामले में मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का मेरी निगाह के अंदर कोई यूँ समझ लो कि 10% सपोर्ट भी मान लो तो बहुत बड़ी बात है। वो 10% यूँ यूँ कह सकता हूँ कि किसी ने बेचारे ने राजस्थानी सिनेमा बनाया, उसने सब्सिडी के लिए लगा दी, तो गलती से या कैसे भी करके उसको सब्सिडी मिल गई, तो वो सपोर्ट है। बाकी न तो यहाँ राजस्थानी सरकार, जबकि अदर स्टेट्स है, तो अभी से भोजपुरी में वो करोड़ों के अंदर सब्सिडी मिल रही है। हमारे राजस्थान में मात्र 25,000 अधिकतम। आप चाहे 10 करोड़ लगा दो राजस्थानी फिल्म में, आपको अधिकतम 25 लाख रुपए ही मिलेंगे। और अमूमन लोगों को पता क्या क्या मिलता है, जैसे किसी ने बेचारे 10 लाख में फिल्म बनाई या 15 लाख 20 लाख में बनाई, उसको बेचारे को 3 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। वो बहुत अच्छी फिल्म हुई, उसको 7 लाख दे देंगे। अभी एक फिल्म को 25 लाख रुपए मिले हैं राजस्थानी में, जो बाहुबली बनी है, तो वो फिल्म पैसा भी लगा उसके अंदर, और विपिन तिवारी जी ने बनाई है, और फिल्म भी अच्छी बनी है वो, तो उनको ऊपर 25 लाख ही मिला। वो की सीमा ही यही है ना, जबकि उनका लग गया तो ज़्यादा पैसा। जबकि अदर स्टेट्स में इतना तक है कि जितना पैसा लगता ना, उससे कहीं ज़्यादा तो गवर्नमेंट दे देती है उनको। और कई स्टेट्स में तो ऐसा है कि एडवांस दे देते हैं वो, आप फिल्म बनाओगे, आपका वो समझ लेते हैं कि हाँ ये बनाएगा ही बनाएगा, तो एडवांस भी दे देते हैं उसको पैसा। अदर स्टेट्स कई ऐसे भी हैं। अच्छा, तो आपने सब्सिडी के बारे में बोला, जी, तो इसकी क्या प्रोसेस है? सब्सिडी देखो, राजस्थान में उस फिल्म को मिलती है जिसके अंदर डायरेक्टर राजस्थान का हो, राइटर राजस्थान का हो, कलाकार राजस्थान के हो, लोकेशन राजस्थान की हो, इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड वर्कर राजस्थान के हो, ये सारे यहाँ के होंगे, तब आपको सब्सिडी के लिए आपकी फाइल लगेगी। पर मुझे राजस्थान सरकार से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जब आप ये कहते हो कि राजस्थान में शूट होनी चाहिए, तो भाई राजस्थानी जो निर्माता या डायरेक्टर है उसको आप लोकेशन क्यों नहीं देते हो फ्री में। जैसे आमेर हुआ, या जो भी अच्छी अच्छी लोकेशन है राजस्थान में, एक से एक बढ़ के लोकेशन है, जैसलमेर, जोधपुर, महल हुए, किले हुए, बावड़ियाँ हुई, ऐसी जगह, वो कहते हैं पैसे दो। अरे यार, हम राजस्थानी सिनेमा से टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आपको रेवेन्यू मिलेगा, बाहर से लोग आते हैं फिल्में देख के। तो मेरी तो यही करबद्ध निवेदन है राज्य सरकार से कि भाई वो
फिल्म निर्माता को थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हमारे लिए भी अच्छा है और राज्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि राजस्थान का टूरिज्म प्रमोट होगा। जैसे जो अपने राजस्थान की संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। जी एक तरह से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी संस्कृति है, लेकिन अभी के दौर में क्या हो रहा है कि वो संस्कृति धीरे धीरे। हाँ, एक एक कारण ये भी है राजस्थानी सिनेमा न चलने का, क्योंकि यहाँ जो जितने वीर हुए हैं राजस्थान में, पन्ना धाय, मीराबाई, आपके महाराणा प्रताप, हालांकि इन सब्जेक्टों पे कोशिश हुई है फिल्में बनने की, पर मैं तो कहता हूँ और इन पे बननी चाहिए फिल्में। कि आप ये देखो गुजरात के अंदर अ, जो नानी बाई के ऊपर कितनी फिल्में बन गई, आपके महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर कितनी फिल्में बन गई, जो माली समाज के महात्मा हुए हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, सावता माली पे कितनी फिल्में बन गई महाराष्ट्र में। तो ऐसे हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो वीर हुए हैं एक से एक संत हुए हैं यहाँ के, तो उन पे भी काम हो सकता है, तो लोग देखेंगे, उन फिल्मों को देखेंगे। तो ये भी एक कारण है कि जो आपने कहा ना कि यहाँ की संस्कृति या यहाँ के जो कल्चर या यहाँ के जो अपने राजस्थान के संत महात्मा वीर योद्धा, इनके ऊपर भी फिल्में बननी चाहिए और राज्य सरकार को इनसे रिलेटेड जगह की शूटिंग के लिए निर्माता को फ्री में परमिशन देवे तो कुछ भला हो सकता है राजस्थानी सिनेमा का। जो राजस्थानी यूट्यूबर्स हैं जी वो उनका बोलना ये है कि हम राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते हैं, जी उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में वो प्रमोट कर रहे हैं उस लैंग्वेज को? देखो सर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे राजस्थानी सिनेमा जो है इस वक्त लिमिटेड लिमिटेड लोग हैं, उंगलियों पे गिन लो, बहुत ज़्यादा नहीं है राजस्थानी सिनेमा में लोग। तो एक तरफ वो है, एक तरफ यूट्यूबर हुआ। मैं कहता हूँ आप लोग भारी पड़ते हो हमसे। रियल में ये व्यक्ति वो बोल रहा, 55 साल का व्यक्ति बोल रहा है जिसने पूरी राजस्थानी इंडस्ट्री को चलनी से छाना है, एक एक चीज का पता है। आप लोग 5-7 साल के अंदर ही उस मुकाम पे पहुंच गए बेटे कि जहां हम लोग घिसट गए सारे। और अभी भी मजे की बात यह है कि हमें सच बता दूं, मोहल्ले वाले भी राजस्थानी कलाकार को ढंग से नहीं जानते हैं कि ये कोई एक्टर रहता है हमारे में। और आपको, जैसे आप जैतपुरा में रहते हो, जैतपुरा का बच्चा बच्चा जानता कि यार ये रोहित है, वो फुलिया है, वो कजोड़ जी है, काका जी है। अरे जैतपुरा क्या, पूरा राजस्थान जानता हूँ। तो मुझे तो बहुत मतलब मजा भी आता है क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, काम भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो बस ये है कि भाइयों मेरे साथियों, मेरे से कुछ गलत बात भी निकल गई होगी आपके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे राजस्थानी सिनेमा के साथियों, मुझे माफ करना दादा, क्योंकि देखो सच तो सच होता है ना, झूठ तो बोलेगा नहीं आपका भाई। हाँ जी। अच्छा जी, मैं एक और बात कर रहा था जिसको और कलाकार जैसे पन्ना सेपट वगैरह हाँ वो कहाँ गए, वो गए? बात वहीं आती है कि किसी भी कलाकार, कोई भी कलाकार है, तो पन्ना जी मेरे बहुत मतलब करीब जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त हमारे तो डंके पूज रहे थे, ये नए नए आए थे, तो मेरे छोटे भाई की तरह मिलते रहते हैं, बहुत मतलब स्नेह रखते हैं, मैं भी उनसे रखता हूँ। तो क्या होता है कि जब कोई, पहले तो ये क्या अपने दम पे पूरा काम करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, एक ला चालू रहे की नीति पे ये चले जा रहे थे, चले रहे। अब अभी क्या युग ये आ गया कि जब तक आपकी टीम नहीं होगी ना तब तक आप अकेला चनाव भाड़ नहीं फोड़ सकते। तो अभी इनके साथ भी ऐसा ही कुछ है कि ये भी हालांकि अपने आप में ताकत रखते हैं कि जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ इकट्ठी है, पर भीड़ इकट्ठी होने से मकसद हल नहीं हो रहा। कि जब तक कोई बड़ा काम, कोई जो हम देखिए हम वो लोग हैं, हमारे में और आप में एक ही बस
फ़र्क है कि आप एक छोटे पर्दे पर आपको मज़ा आता है, जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है, और हमें जब तक 70 एमएम के पर्दे पे अपने को नहीं देखते ना, तब तक हमें मज़ा नहीं आता। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि 70। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ बेटे, आप सबको यूट्यूबरों को मन में ये तो रहती है कि यार एक ना एक दिन 70 एमएम के पर्दे पे हम दिखें, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और उसके लिए मैंने अभी आपको कहा भी था कि मैं सब तरह से आप लोगों के साथ हूँ। आपका सब कुछ सही चल रहा था। जी। अभी भी ख़ैर चलो सही चल रहा है। लेकिन एक ऐसा दौर आया आपकी ज़िंदगी में कि जब आपको लगा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कोई समय? हाँ, ऐसा करीब आज से करीब पौने 2 साल पहले मेरे पेट में दर्द रहता था, तो अचानक उसी दौरान मेरी वाइफ़ भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैंने जाँचें वग़ैरह करवाई, तो मेरी जाँचों में आया कि मेरे कैंसर की गाँठ है पेट में। तो मैं नहीं घबराया। अच्छा, आपके? हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ पौने 2 साल पहले। ऑपरेशन होके मैं घर आ गया आराम से। पर उस समय मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो उनके साथ बीते हुए पल तो मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर रोना पड़े तो बता सकता हूँ, इसलिए मैं रोना नहीं चाहता हूँ अभी। तो उसी 1 महीने के दरमियान के अंदर ही मेरी वाइफ़ भी मेरा साथ छोड़ गई। तो एक बार ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। फिर करीब मैं 6 महीने चुपचाप बैठा रहा घर पे। मतलब उठता सुबह पहले 5 बजे उठा, जाके वाइफ़ की फ़ोटो से बात करता। वो आज भी मेरा चालू है। फिर 6 महीने बाद में अचानक अपने रोशन का फ़ोन आया कि अंकल आ जाओ यार, 2-3 फ़िल्में बनानी है। फिर तो रेगुलर यूँ समझ लो कि मैं काम में व्यस्त रहा इधर। तो यू वो मतलब मेरी दूसरी ज़िंदगी यूट्यूबरों की वज़ह से भी मतलब थोड़ा मैं एक्टिव हुआ वापस। और साथ ही साथ अभी मैं जल्दी ही कुछ अच्छा बड़ा काम भी करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे को आ रहा था कि जैसे आपने सिनेमा के अंदर काम करा, तो उस समय क्या आप इसी पे निर्भर थे पूरी तरह से? नहीं, और यार वो तो वो एक, अब देखो एक नया एक टॉपिक छेड़ दिया। 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा दिवाली का दिन फूल मालाओं की गाँठ सुबह 6 बजे सर पे रख के चाँदपोड़ के अंदर आके दिवाली के दिन सुबह 6 बजे बिछा के माला बेच रहा। रात को 10 बजे घर आ रहा। उसके लिए दिवाली ये सिर्फ़ उसकी माला बिक गई, वो दिवाली है। हाँ, वही बच्चा आपके सामने बैठा है आज उग्रसेन तंवर। हालाँकि मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पर आज मेहनत की तो मालिक भी देखता है मेहनत करने वाले को। मैंने जब मेरी 10 साल की एज थी, तो चाँदपोल का जो हनुमान जी का मंदिर है, आज से ये बात हो गई कम से कम 55 साल पहले की। मैं अपनी हाथों में मालाएँ यूँ रख के बेचता था। सिर्फ़ मंगलवार के दिन माला बिकती थी हनुमान जी के। आज सैकड़ों हज़ारों दुकानें आपको जगह-जगह मिलेगी। उस वक़्त चाँदपोल में सिर्फ़ मैं मंगलवार के दिन यूँ माला लेके खड़ा रहता था हनुमान मंदिर के बाहर। तो मुझे मेरी मौसी 5 पैसे की माला देती थी और मैं 10 पैसे की बेचता था। तो वो जो कमाई होती थी उससे मेरी एजुकेशन हुई। मैं बीए किया मैंने अग्रवाल कॉलेज से, और बहुत अच्छे-अच्छे मेरे साथी रहे हैं अग्रवाल कॉलेज से भी, जो आज भी कुछ 10-5 लोग मेरे साथ हैं और बड़े मुकाम पे हैं सब, अच्छी-अच्छी जगह। कि जब मेरी उम्र थी 12-13 साल की, तो उस वक़्त मैंने केनिंग का काम सीखा, कुर्सी बुनाई का। तो कुर्सी बुनाई के काम में करते-करते दिन भर तो कुर्सी, सुबह तो स्कूल जाता 9 बजे, नहीं 8-7 बजे स्कूल जाता बड़ी चौपड़ पे माणक चौक। 12 बजे आके कुर्सी की केनिंग का काम करता। फिर शाम को 5 बजे घर जाके फूल माला लेके, और फिर बंदियाँ थी हमारी इधर बाबू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, इंदिरा बाज़ार बना भी नहीं था। तो वहाँ थिएटरों में भी देता मैं, मयूर में, प्रेम प्रकाश में, जेम में, इनमें मेरी माला जाती थी। तो मेरा इतना तक था, जैसे मयूर मयूर सिनेमा में मैं जाता माला देके, और थोड़ी देर फ़िल्म देखनी है आधा घंटे की, तो जाता। तो वो जो गेट कीपर था वो जानता माला वाला, मैं सीधा जाके खाली कुर्सी पे बैठ के देख लेता कि यार आधे घंटे फ़िल्म देख ली और उठ के आ जाता। मतलब वो दौर भी रहा। तो उसके बाद में मेरी शादी हुई करीब जब मेरी 21 साल की एज थी,
तो उस वक्त भी मतलब मैंने दुकान कर रखी थी कैनिंग की। तो मेरी शादी हो गई, फिर शादी जल्दी हो गई तो बच्चे भी जल्दी हो गए। रेगुलर मेरे 3 बेटी और 1 बेटा हो गया। पर मेरे को एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि बेटा सबसे बड़ा था, तो उससे वो क्या बराबर का कंधे के आने के बाद में तो वो तो बचपन से ही कमाने लग गया था बेटा। वो जब 15-18 साल की उम्र थी ना, तो सड़क के ऊपर वो गोलगप्पे का स्टॉल लगाता था। सुबह पहली तो बहनें उसको बना के दे देती थी गोलगप्पा घर में ही, गोपालपुरा बाईपास की बात है। तो उसके बाद में चलते चलते यूँ कहानी, तो मेरी करीब ये बात है 2000 की, आज से 24 साल पहले की, तो मेरी दुकान खाली करवा ली गई मेरे से। चांदपोल में मेरी दुकान हुआ करती थी, जिसमें मैं फोटो स्टेट का भी काम करता था। तो वहीं राजस्थान के मतलब जयपुर के जितने कलाकार थे ना, ड्रामा ज़्यादा चलता था, तो सारे मेरी दुकान पे आते थे फोटो स्टेट कराने और मेरे से मिलने, क्योंकि वहाँ बहुत प्लान चलते थे ड्रामे के, फिल्मों के, इस तरह के प्लान चलते थे, तो वहाँ आते थे। पर हाँ, अभी 3-1 साल पहले बेटे ने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी लेके अपना काम बढ़िया जमा लिया और बढ़िया कमाई कर रहा है वो बेटा, शानदार बड़ा गजब कमाई कर रहा है, कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। तो इस तरीके से आज की तारीख में यहाँ पहुँचा वो 8 साल का बच्चा जो चांदपोड़ के अंदर दिवाली के दिन माला बेच रहा था। अब इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ, दुनिया भर की कहानियाँ, कई कई चीज़ें हैं मेरी फिल्म लाइन से रिलेटेड भी है। एक बार बताऊँ मैं आपको, युगांधर फिल्म की शूटिंग चल रही थी महार के अंदर, जिसके हीरो थे ये मिथुन चक्रवर्ती। तो वहाँ ये जो कॉमेडियन है ना, जॉनी लीवर, मार ये सामोद हाँ वाला। समोद, ये बात है सर करीब 35 साल पहले। आप चाहे सर्च करके देखना युगांधर फिल्म की कब आई थी। तो ये उस वक्त जॉनी लीवर को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, इतनी इसकी पहचान नहीं थी। तो बेचारा उसमें खंडर में बैठा हुआ था, तो वहाँ मैं ऐसे पहुँच गया। तो मैं भी अच्छी तरह उसको नहीं जान पा रहा था, फिर उसने कहा मैं जॉनी लीवर, तो मैं वहीं बैठ गया, भैया अकेला बैठा हुआ था। तो जॉनी लीवर को उस वक्त मोनो एक्टर के नाम से ज़्यादा था, ये आज भी मोनो एक्टर है, जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं ना, वो कलाकार है। तो मेरी भी बचपन में ये एक और विधा थी, मैं मोनो एक्टर भी था, मोनो एक्टिंग करता था, अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें, हाँ मिमिक्री जिसे कहते हैं, मिमिक्री। तो जॉनी लीवर के पास बैठ गया। तो उस वक्त मेरे जो जो मोनो एक्टिंग के गुरु हुआ करते थे, SK बंजारा जयपुर के, वो बहुत तगड़े मतलब बहुत बड़े कलाकार थे। तो मतलब उनके लिए जितनी उनकी तारीफ करो उतनी कम है। ये बातें आज से 40 साल पहले की बातें। तो जॉनी लीवर के साहब के पास बैठ गया, फिर मैंने अपनी वो मोनो एक्टिंग सुनाई। हालांकि देखो मुझे अभी, क्योंकि प्रैक्टिस किए वर्षों हो गए, 30 साल 40 साल हो गए, फिर भी मैं 2-4 लाइनें वो मोनो एक्टिंग की सुनाऊंगा, क्योंकि आज मौका मिला तो मौका तो नहीं छोड़ूंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बात है, इमरजेंसी लगी थी, आपने सुना होगा एक बार इंदिरा के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, ये तो सुना आपने ना। तो उस वक्त क्या है, इमरजेंसी में ये भी था कि ट्रेनें समय पे आवे, क्योंकि पहले ट्रेनें बहुत लेट सेट चलती थी, सुबह 9 बजे पहुंचने वाली ट्रेन रात को 9 बजे आती थी। तो जब इमरजेंसी लगी तो हर चीज़ में टाइट हुआ मामला कि हर काम टाइम से होना चाहिए, ये है वो है। तो ट्रेन के अंदर एक टीटी चढ़ा ऊपर, तो लेटे हुए हैं सारे लोग, कोई इधर लेटा हुआ, कोई औरत लेटी हुई है। तो टीटी टीटी देखता है, देखिए अब जैसी भी जो भी टूटी फूटी, अरे बड़ी इधर सोता उधर सोता ऊपर सोता नीचे सोता, ए बहन जी, ओ बहन जी, आय हाय टीटी बाबू क्या है, आय हाय। तो कहता है अरे बड़ी टिकट दो नहीं, आय हाय हम कोई बिना टिकट चलते हैं क्या। मतलब इस तरह से कई तरह की आवाजें, सिंधी की आवाज, हिंजड़े की आवाज, हिंजड़े में भी जवान जी हिंजड़ा, बुढ़ा हिंजड़ा, सेठ जी के पास जाके बोलता है अरे बड़ी सेठ है, ओ सेठ जी, अरे बड़ी टिकट दे नहीं। तो वो मतलब नींदों में रहता सेठ जी, वो उठ के कहता है कि भाई क्या क्या समझे सारे, मैं पूरी ट्रेन को खरीद लूँ तेरी। मतलब वो चीज़ें हैं, मैंने प्रैक्टिस छूटे हुए वर्षों हो गए ना,
30-40 साल पहले मैं खूब करता था मोनो एक्टिंग भी, खूब। जहाँ भी जाता, परिवार, रिश्तेदारों में कहीं भी, तो यार मोनो एक्टिंग सुनाना। अब देखो क्या-क्या मुझे आज याद आ रहा है कि यार मैं क्या-क्या कर चुका। अचानक आपने याद दिला दी। चलिए। हमारी तरफ से तो हमको जो जानना था आपसे वो हमने जान लिया। अब आप कुछ बताना चाहते हो? मैं मैं तो भाई हूँ, हाथ जोड़ के मेरी पूरी राजस्थान फ़िल्म इंडस्ट्री और यूट्यूबरों से एक ही विनती करता हूँ कि अगर मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे शब्दों से अगर कोई आहत हुआ हो, कोई दुखी हुआ हो, तो मुझे अपना समझ के, बड़ा या छोटा जो भी हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, मुझे आप क्षमा करोगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू रोहित जी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमेशा खुश रहो, भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। अपने माँ-बाप, अपने गुरुजनों का नाम ऊपर करो। इतना ही कह के जय जय राजस्थान, जय भारत। हाँ, तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।